हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती बहुत ही गरीब औरत थी। वो अपने पति राकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पति राकेश के अलावा मालती के साथ उसकी सास कांता उसके साथ रहती थी। राकेश एक छोटी सी चाट की दुकान चलाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे ही एक दिन राकेश सड़क के किनारे अपना ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, एक प्लेट चाट लगा दो भैया और थोड़ा चटपटा बनाना। हाँ हाँ ठीक है भैया। राकेश ग्राहक के लिए चाट बनाता है और उसको देता है। ग्राहक चाट खाकर बोलता है, चाट तो बहुत ही अच्छा बना है। वैसे आप अकेले ही दुकान को संभालते हो या कोई हेल्पर भी रखा है आपने? नहीं भैया, मैं तो अकेले ही दुकान पे रहता हूँ। वो कभी कभी ना मेरी पत्नी आ जाती है और वो साथ दे देती है, तो हो जाती है मदद हमारी ऐसे ही। आप इन चाटों के अलावा और भी कई चाट लाओ, देखना आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी फिर। कहाँ भैया, ये चाट तो पूरी तरह से बिक नहीं पाती है और कुछ नया बनाऊंगा तो अगर नहीं बिका तो नुकसान हो जाएगा भैया। क्योंकि भाई साहब एक ही तरह की चाटें खा खा कर लोग बोर हो गए हैं। आपने देखा ही होगा ना कि मार्केट में कुछ नया आता है तो लोग कैसे उसका यूज़ करने के लिए भागते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप इसके अलावा भी कुछ नया बनाएंगे तो आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी। जी भैया, इस बारे में ना हम जरूर सोचेंगे और कुछ नया बनाने की कोशिश भी करेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अगर अब मैं अगली बार आऊँ तो कुछ नया बनाकर जरूर खिलाना। ग्राहक राकेश को पैसे देकर चला जाता है और राकेश भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राकेश के ठेले पर ग्राहक कम और मक्खी ज्यादा दिखने लगी। उसकी दुकान में कम लोग आने लगे और राकेश परेशान रहने लगा। राकेश को परेशान देखकर उसकी पत्नी मालती उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए हो? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता कैसे ना करे मालती। अरे तुम लोगों की हालत हमारे कारण कैसी रहती है हमें पता है। आप लोग हमें बताते ही नहीं हो, लेकिन आप लोगों को जो दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, वो हमें समझ में आती है। और हमारे ठेले पे आजकल कोई नहीं आता है सिवाय मक्खियों के। कोई बात नहीं, भगवान अगर खुशी देता है तो कभी कभी दुख भी देता है। हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं भी कोई काम कर लूंगी जिससे आपको ज्यादा चिंता ना हो। राकेश और मालती की बात उसकी सास कांता सुन रही थी और कांता मालती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मालती गरीब घर से आई थी और कोई दहेज लेकर नहीं आई थी। कांता उन दोनों के पास आती है और बोलती है, हाँ बेटा, अब ये दिन तो देखना ही था ना। जब गरीब लड़की से शादी करेगा तो यही होगा ना। अब ये दूसरों के घर जाकर काम करेगी और हमारी नाक कटवाएगी। माँ जी, आप हर वक्त मुझे ताने क्यों देती रहती हो? अभी आपको भी पता है कि आपके घर की क्या हालत है, और अगर मैं किसी और के घर में जाकर काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तू लोगों के झूठे बर्तन धोकर हमें खिलाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि बीवी को दूसरे घर काम करने भेजते हैं और छोटा काम करती है ये। पहले तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर दूसरे के घर पर बर्तन धोकर मैं 4 पैसे कमा लूंगी तो क्या हो जाएगा? किसी के आगे भीख मांगने से तो अच्छा ही है ना। हाँ माँ, मालती सही कह रही है। हाँ हाँ, तू तो अपनी बहू की तरफदारी करेगा ही। आखिर तू जोरू का गुलाम जो है। अब बीवी अच्छी है, माँ की बात तो बुरी लगती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में से शादी करवा दी थी। कांता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और खुद को कोसने लगती है। अब कुछ दिन मालती दूसरे के घर जाके काम की तलाशी करती है, पर इसको कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर एक दिन वो बाजार से घर जा ही रही थी कि एक औरत दूसरी औरत से नौकरानी के लिए बात कर रही थी। उन दोनों को बात करते हुए मालती सुन लेती है और जाकर बोलती है, मैडम, मैंने अभी आपको बातें करते सुना कि आपको नौकरानी की जरूरत है। हाँ, मुझे है नौकरानी की जरूरत। तुम किसी को जानते हो क्या? मैडम, आपको नौकरानी की और मुझे काम की जरूरत है। अगर आप चाहो तो मैं आपके घर पे काम कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, तुम कल से ही मेरे घर आ जाना। यही पास में मेरा घर है। महीने के 1000 दूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम, मैं कल से ही आपके घर आती हूँ। मालती इतना बोलकर खुशी खुशी अपने घर जाती है और अगले ही दिन अपने काम पर जाने लगती है। उसको इतना खुश देखकर कांता कहती है, ओ महारानी, कहाँ चली इतनी खुशी में? किसी आशिक से मिलने जा रही है क्या? पहले तो माँ जी आप तमीज से बात किया करो। अपनी बहू को ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात, कान खोलकर सुन लो कि मुझे काम मिल गया है, वहीं जा रही हूँ। काम के लिए खुशी तो ऐसे हो रही है जैसे सरकारी नौकरी मिल गई हो तुझे। किसी के घर की नौकरानी है तू, समझी? आपसे ना बहस करना ही बेकार है।
आपसे बहस करने का मतलब है पूरा दिन खराब करना। चलो मैं चलती हूँ। मालती अपनी सास से ये बोलकर काम पर चली जाती है और कोमल के घर पहुंच जाती है। कोमल रसोई में कुछ बना ही रही होती है। मालती उसके पास जाती है और खड़ी हो जाती है। आ गई तू? ले, जल्दी से इसको बनाने में मेरी मदद कर दे। ये क्या बना रही हो दीदी? मैंने इसको पहली बार देखा है। ये इसको कुल्ले की चाट कहते हैं। ये घर के ही सब्जियों से बनता है और बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप मुझे इसकी रेसिपी बता दोगी? क्योंकि मेरे पति चाट बेचते हैं और आजकल उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं है। हाँ हाँ, जरूर बता दूंगी, लेकिन पहले तू मेरी मदद कर दे और कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए चाय भी बना दे। मालती कोमल की बात मानकर घर का सारा काम कर देती है और मेहमानों के लिए चाय और चाट बनाने में मदद करती है और शाम होते ही अपने घर चले जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। मालती कोमल के घर अच्छे से काम करती थी, जिससे कोमल मालती से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन कोमल मालती को बुलाती है और कहती है, मालती सुन तो जरा, इधर आ। जी मेम साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आजकल कुल्ले की चाट बना रही थी तो सोचा तुझे भी सिखा दूं ताकि तू अपने पति की कुछ मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। कोमल मालती को के चाट बनाना सिखा देती है और मालती भी बहुत जल्दी से वो चाट बनाना सीख जाती है। मालती कोमल के घर सारा काम खत्म करके घर जाती है। चाट बनाकर सबको खिलाती है। क्या कहा? कहाँ से लेकर आई हो? अरे बहुत ही अच्छा है, ऐसी चाट तो मैंने कभी नहीं खाई। इसको कुल्ले की चाट कहते हैं। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहीं पर मुझे मैडम ने सिखाया ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अब से आप इसको अपनी चाट के ठेले पर लगाना, देखना ये कैसे बिकने लगेगा। हाँ वो तो है, लेकिन रोज रोज इतना सारा कैसे बना पाऊंगा मैं? अरे मुझे तो आता भी नहीं है और तुम तो अपने काम पे चली जाओगी। तो क्या हुआ बेटा, ये जहाँ काम करती है वहाँ से काम छोड़ देगी और तेरे ठेले पर मदद कर देगी। कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? जिसने मुझे सिखाया है मैं उनके ही घर का काम छोड़ दूं? क्या ही सोचेंगी वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी, वैसे भी नौकरानी की कमी नहीं है। चुपचाप कल जाकर मना कर दियो, समझी? मालती कांता की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह कोमल के घर जाकर मालती कहती है, दीदी मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी आपके घर। क्यों, क्या हो गया? हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं दीदी, आप तो बहुत अच्छी हो। मेरी सास ने मुझे कहा कि अपने ही ठेले पर मैं अपने पति की मदद करूं, बस इसीलिए। अच्छा तो ये बात है। कोई नहीं मालती, तू अपनी पति के दुकान पर काम कर और उसकी मदद कर, ठीक है? मालती कोमल के घर पर काम छोड़ देती है और राकेश के साथ उसके ही दुकान पर काम करने लगती है। मार्केट में नई चीज आने पर लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और हर वक्त राकेश के ही ठेले पर बहुत भीड़ रहने लगती है और समय के साथ साथ मालती और राकेश मिलकर एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं कि एक रिपोर्टर मालती के पास आता है और कहता है, मैडम हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। आप हमें ये बताइए कि आप मार्केट में कुछ नया खाने को लेके आई हैं। इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला और इसका नाम भी कुछ अजीब सा है। हमारा एक पहले छोटा सा ठेला था जो ठप पड़ गया था, भला उस आदमी का जिसने मुझे कुल्ले चाट बनाने सिखाया, और आज हमने एक बड़ी दुकान खोल ली और एक गरीब जीवन से बाहर आकर खुश है। रिपोर्टर मालती की बहुत तारीफ करता है और पूरे देश को चाट वाली की सफलता के बारे में बताता है कि किस तरह से बहुत संघर्ष करके एक गरीब औरत ने कुलचे की चाट बेचकर अपनी परिस्थिति को सुधार लिया है। कविता का सपना था एक एक्ट्रेस बनने का, लेकिन वो गरीब थी, इसीलिए वो कभी अपने सपनों को किसी के आगे जाहिर नहीं करती थी, सिवाय अपनी माँ नैना के। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। कविता बेटा, तू तो जानती है ना, हम गरीब लोग हैं, हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है। पर माँ गरीब लोग सपने क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते हैं? कविता, मैं तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। खैर मैं काम के लिए निकल रही हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। इस तरह से नैना अपने काम पर निकल जाती है तो वहीं बेचारी कविता उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद कविता की एक सहेली निशा उसके पास आती है और उससे बोलती है, कविता देख, आज मुझे मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है। क्या दिया है, दिखा तो जरा। देख, मेरी मम्मी ने मुझे एक फोन गिफ्ट किया है। अब मैं भी इंस्टाग्राम चलाऊंगी।
इंस्टाग्राम? अरे कविता, इंस्टाग्राम एक ऐप होता है जिस पर तू अपनी खुद की वीडियो डालकर फेमस हो सकती है। फिर तो मैं भी इस पर वीडियो बनाकर वायरल हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है। कविता क्या सोच रही है? तू भी वीडियो बनाने की सोच रही है ना? सच बताइयो। हाँ निशा, यही सोच रही थी मैं। अरे तो फिर देर किस बात की है, चल वीडियो बनाते हैं। पर निशा, मेरे पास ना तो फोन है ना ही कोई टैलेंट। कविता तू क्यों इतना सोच रही है? मैं हूँ ना, जब तक तेरे पास फोन नहीं आता तब तक तू मेरे फोन में वीडियो बना। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे इस नए फोन को तू अपना ही समझ। उसकी ये बात सुनकर कविता बहुत खुश हो जाती है और अब इस तरह दोनों ही वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनाकर अब निशा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब नैना घर आती है तो वो कविता को गुनगुनाते हुए सुन उससे बोलती है, कविता तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? नहीं, तू अकेले बड़बड़ा रही थी ना, इसीलिए। माँ, मैं बड़बड़ा नहीं रही थी, गाना गा रही थी। आपको पता है अभी बहुत सारे गाने ट्रेंड में चल रहे हैं। अपने घर में तो टीवी है नहीं और तेरे पास फोन है नहीं, तो तूने गाने कहाँ से सुन लिए? माँ, निशा है ना, उसको उसकी माँ ने फोन दिलाया है, तो आज वो मुझे अपना फोन दिखाने आई थी और हमने क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। कविता बताओ। हमने वीडियो भी बनाई है। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कविता, ये एक्टिंग हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? ये बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं सिर्फ। पर माँ, जरूरी नहीं है कि जो चीजें अमीर करता है वो गरीब नहीं कर सकता। कविता, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन तू मेरी बात को ध्यान से सुन ले कि हम गरीबों की जितनी चादर होती है ना, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मैं मानती हूँ माँ कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, पर माँ जब तक हम अपने पैर नहीं फैलाएंगे तब तक चादर बड़ी कैसे होगी? चादर बड़ी करने के लिए हमें पैर तो फैलाना ही पड़ेगा ना। जैसी तेरी सोच, लेकिन चादर बड़ी करने और पैर फैलाने के चक्कर में ना कहीं तो अपनी चादर ही न फाड़ लियो। इतना बोलकर नैना खाना बनाने लगती है और अब दोनों माँ बेटी खाना बनने के बाद उसको खाकर सो जाते हैं। जहाँ कविता सो रही थी तो वहीं नैना बार बार कविता की बातें सोच रही थी। नैना को डर था कि एक्टिंग की दुनिया में जाकर कहीं कविता खुद की जिंदगी बर्बाद ना कर ले, और इसीलिए अब नैना कविता की शादी करने की सोचती है। कविता अपने घर को बसा ले और खुशी से अपनी जिंदगी बिताए, इससे ज्यादा नैना को कुछ नहीं चाहिए था। और इसीलिए वो कविता के रिश्ते की बात अब हर जगह फैला देती है। कुछ ही दिनों में कविता के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और बहुत जल्द कविता की शादी अमन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद कविता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां काफी अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन, कविता आज तुम शाम को तैयार रहना, हम ना आज बाहर जाएंगे और ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सच्ची? हाँ बाबा, मुच्ची। इतना बोलकर अमन अपने ऑफिस चला जाता है। तो वहीं अब कविता भी अपने घर का सारा काम जल्दी से खत्म करके बैठ जाती है और अपने घर में सजने लगती है। उसको सजता हुआ देख उसकी सास उससे बोलती है, बहू, आज इतना क्यों सज रही है? मम्मी जी, आज अमन जी ने कहा है कि वो मुझे बाहर ले जाएंगे और मैं उनके आने का इंतजार करूं, बस इसलिए मैं तैयार हो रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम तू बाहर जाकर अमन के साथ थोड़ा समय तो बिता सकेगी। चल तू तैयार हो जा, मैं बाहर हॉल में जा रही हूँ। जी मम्मी जी। कविता की सास वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कविता तैयार हो जाती है और जब वो अपनी सास के पास हॉल में जाती है तब उसकी सास उसका चेहरा देखकर डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, बहू, ये क्या होलिया बना रखा है तूने? क्या हुआ माँ? अरे ऐसा कैसा मेकअप किया है तूने? तुझे देखकर अमन खुश हो ना हो, लेकिन वो तुझे बाहर ले जाने से मना जरूर कर देगा। पर क्यों मम्मी जी? वो इसलिए क्योंकि तूने मेकअप करने के नाम पर खुद को टीवी वाली चुड़ैल बना रखा है। अरे भला ऐसा भी कोई मेकअप होता है? अपनी सास की बात सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मतलब मैं भूतों वाला मेकअप कर सकती हूँ? और नहीं तो क्या, वो मेरा दिल मजबूत है इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं तो अगर यहाँ मेरी जगह कोई और बैठा होता ना तो तुझे देखकर डेफिनेटली डर ही जाता। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी कविता के घर के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकती है।
दरवाजे पर जाकर उस कार को अपने घर के आगे रुकते देखकर कविता अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, अमन जी मुझे इतनी बड़ी कार में ले जाएंगे क्या? मुझे नहीं पता बेटा। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही होती हैं। तभी उस कार में से निशा निकलती है। निशा को देख कविता थोड़ी शॉक होती है। अरे निशा तू? हाँ मैं, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? और ये कैसा मेकअप किया है तूने, पूरी भूतनी लग रही है। नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रही है? मेरा घर तेरा घर, लेकिन मेरा पति तेरा जीजा है बस। उसकी ये बात सुनकर निशा और कविता जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे निशा, तेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है क्या? नहीं कविता, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। तो फिर ये इतनी बड़ी कार? इतनी बड़ी कार तो मेरे अमन के पास भी नहीं है। कविता, ये कार सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तेरे लिए भी आई है। यानी तूने जो वीडियो शादी से पहले मेरे साथ बनाई थी ना, वो वायरल हो गई। वो वीडियो इतनी वायरल हुई है कि हमें एक सॉन्ग में डायरेक्टर ने साइन कर लिया है। सच्ची? निशा की बात सुनकर कविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसका बचपन का सपना अब सच होने जा रहा था। निशा अब डायरेक्टर को कविता के घर में बुलाती है, जिसके बाद डायरेक्टर उसको देख बोलता है, हमने आपकी वीडियो देखी, हमें आपकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी, इसलिए हम आपकी दोस्त के पास गए तो हमें पता चला आपकी तो शादी हो चुकी है। जिसके बाद हम आपको यहाँ मिलने आ गए। और वैसे आपने ये मेकअप किया है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने ना आपके इस मेकअप से डिफाइन किया है कि आपको ना हम अपनी अगली हॉरर मूवी में लीड करेंगे। इसकी कास्टिंग ना अगले 1 महीने बाद होगी। आई होप आप रेडी रहें। वैसे क्या आप तैयार हैं? डायरेक्टर की बात सुनकर कविता खुश तो काफी थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ करे या नहीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसके ऊपर ससुराल की जिम्मेदारियां थी। कविता थोड़ी देर चुप रहती है। तभी अमन पीछे से डायरेक्टर को जवाब देते हुए बोलता है, जी सर, मेरी वाइफ इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। अमन जी, आप मुझे? हाँ, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। अब तुम ना किसी के बारे में मत सोचो। मैंने आज कहा था ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर ये सब कैसे? वो ऐसे बहू, क्योंकि मैंने तुझे तेरे कमरे में एक्टिंग करते हुए देखा था। उसके बाद मैंने इस बारे में अमन से बात की और मैंने इस बारे में तुम्हारी माँ से बात की। उसके बाद मुझे पता चला कि निशा के साथ तुमने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो वायरल हो रखी है। उसके बाद हम सभी ने मिलकर तुम्हें ये सरप्राइज देने की सोची। और ये जो डायरेक्टर तुम्हारे सामने है ना, वो कोई और नहीं बल्कि अमन जीजू के दोस्त हैं। ये सब सुनकर कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब वो मूवी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और अगले 1 महीने बाद शूट के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी मूवी रिलीज होती है, तब उसकी मूवी काफी हिट रहती है और इस तरह एक गरीब कविता एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाती है। एक रोज सुबह के समय काजल अपने पति राज के साथ घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और काजल जाकर अपने घर का दरवाजा खोलती है और अपनी सास दामिनी के साथ एक मीरा नाम की लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लड़की कौन है? आप गाँव गई तो यहाँ से सिंगल थी, आई डबल होके। भौजी, आप मौसी जी से क्या पूछ रही हैं? हम बताते हैं आपको कि हम कौन हैं। भौजी? व्हाट डू यू मीन भौजी? मेरा नाम काजल है। माँ जी, कौन है ये? हम आपको बता तो रहे हैं भौजी कि हमारा नाम मीरा है और हम आपकी ननंद है। मेरी ननद, वो भी तुम जैसी गवार। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पति की कोई बहन नहीं है, तो तुम मेरी ननद कैसी हुई? देखिए भौजी जी, हम गांव के जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं है। ननंद तो हम हैं ही आपकी, सगी नहीं तो क्या हुआ? मौसी जी जरा बताइए तो भौजी जी को हमारे बारे में, कब से हमारी इज्जत का फलूदा करे जा रही हैं। चलो, तुझे याद तो आया कि मैं भी तेरे साथ हूँ। बोलूं और बताऊं तो जब तू मुझे कुछ बोलने और बताने का मौका दे। पहुँचते ही बकबक शुरू हो गई। और बहू तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि कोई बाहर से आया है तो पहले उसे अंदर आने दे। सारे सवालों की बारिश दरवाजे पर ही कर दी। अब हट, मुझे अंदर जाने दे। दामिनी इतना कहकर मीरा का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है। तभी काजल का पति दीपक मीरा को देखकर हंसते हुए कहता है, मीरा, तुम यहाँ कैसे? बड़े दिन बाद आई हो तुम तो। देखा मौसी, भैया हमको पहचान गए, लेकिन भौजी जी नहीं पहचान पाई।
एक बात बता, इसमें काजल की क्या गलती है? हमारी शादी के बाद ना तू आज दिखाई दी है, तो वो तुझे कैसे पहचानेगी? अब आप ही बता दीजिए कि ये कौन है। ये मेरी सगी मौसी की लड़की है मीरा। अच्छा हुआ तू आ गई, थोड़ा घूम फिर लेगी ना तो तेरा मन बदल जाएगा। बेटा, ये घूमने फिरने नहीं, हमेशा के लिए हमारे घर रहने आई है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? हाँ माँ बताइए ना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक है ना? मौसी जी ठीक है ना? सबके बार बार पूछने पर दामिनी सबको अपनी बहन के गुजर जाने की बात बताती है, जिसके बाद दामिनी के पास अपनी बहन की बेटी को अपने साथ लाने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी काजल अपने मन में कहती है, ओह गॉड, मैं सोच रही थी कि भगवान ने मुझे ननद की कच से कच बचा लिया, लेकिन यहाँ तो ये गांव की गवार मेरी ननद निकली। मैं इसको अपने घर से तो नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन इसको अपनी ननद भी नहीं मान सकती हूँ। कुछ समय बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और काजल की आए दिन अपनी गांव की ननद की गवार वाली हरकतें देखकर खून जलता रहता था। तभी एक रोज वो अपनी रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और देखती है कि मीरा उसके मेकअप बॉक्स को खोलकर उसका सारा सामान फैलाकर अपना मेकअप कर रही होती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और कहती है, आर यू क्रेजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की या मेरे सामान को हाथ लगाने की? तुम गवार होने के साथ साथ बदतमीज भी हो क्या, जो ऐसे बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई? भौजी, हम ऐसा भी क्या कर दिए जो आप हमें इतना सुना रही हैं? हम तो बस आपकी तरह सुंदर दिखना चाहते थे, इसलिए हम भी आपकी तरह इस बकसवा में से सामान निकाल कर लगा रहे थे। क्या बोले जा रही हो तुम? क्या कहा तुमने? बोकसवा? ये कोई बोकसवा नहीं है, इसे मेकअप बॉक्स बोलते हैं। और जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस घर में मेहमान बनकर आई हो, वही बनकर रहो। आगे से मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। काहे नहीं आएंगी? ये हमारी मौसी जी का घर है और आप हमारी भौजी हैं। अब आपके कमरे में नहीं आएंगे तो पड़ोसी के कमरे में जाएंगे क्या? वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आई, जब आप अपने इस बकसवा में से सामान को लगाती हैं अपने मुंह पर तो सुंदर हो जाती है, और हम लगाए तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहे हैं। माँ जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, देखिए इसने क्या किया। काजल की आवाज सुनकर दीपक और दामिनी भागते हुए काजल के कमरे में आते हैं और मीरा की शक्ल देखकर हंसते हुए कहते हैं, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपने चेहरे का? और बहू तू क्यों चिल्ला रही है इतनी जोर से? माँ मुझे लगता है ना पक्का काजल ना मीरा की शक्ल देख कर डर गई और इसलिए वो चिल्लाई। आप लोगों को मेरी इस गवार ननद की शक्ल देखकर हंसी आ रही है, लेकिन इसने मेरा सारा मेकअप का सामान खराब कर दिया। वो नहीं दिखाई दिया, मैं इसीलिए चिल्ला रही थी, ना कि इसकी चुड़ैल जैसी शक्ल देखकर। जाने दे बहू, अब क्या कर सकती है? बेचारी तेरी ननद गांव से आई है, उसे अपनी शहर की भाभी के तौर तरीके कैसे पता होंगे? माफ कर दे इसे। अपनी सास की बात सुनकर काजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन मीरा की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही एक रोज काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी लंच कर रही होती है। तभी मीरा वहाँ आती है और खुद से खाना निकाल कर जमीन पर बैठकर नूडल्स को स्पून की जगह हाथों से खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर काजल की सभी सहेलियाँ उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उसकी एक नीरू नाम की सहेली कहती है, काजल, तेरे घर में ये गांव की गवार कौन आई है जिसे नूडल्स भी खाने का तरीका नहीं है? कितनी गंदी तरीके से अपने हाथों से खाने में लगी हुई है। वो ये भौजी क्या बताएंगी, हम बताते हैं। हम इनके गांव की ननद मीरा हैं, और हाँ, गांव से जरूर है लेकिन गवार नहीं है, और खाने की चीज हाथ नहीं तो क्या पैर से खाएंगे? रियली काजल, ये गांव की गवार तुम्हारी ननद है? सही है, भगवान ने क्या जोड़ी लगाई है, गांव की ननद और शहर की भाभी। नीरू इतना कहकर अपनी सभी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल मीरा को सुनाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। तुम हो गांव की गवार, जिसे किसी चीज का कोई ढंग नहीं है, ना ही पहनने का, ना ही ओढ़ने का, ना ही खाने पीने का, ना ही बात करने का। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर मीरा को बहुत दुख होता है और वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज काजल अपने कमरे में लेटी होती है और उसे अचानक से अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो जल्दी से अपना मेडिसिन बॉक्स खोलकर देखती है
उसमें उसका अस्थमा का दवाई ना देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसकी ननद मीरा उसके कमरे में आती है और अपनी भाभी को ऐसे तड़पते हुए देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से रसोई में जाकर मेथी का पानी उबाल के ठंडा करके उसके लिए लेकर आती है और जैसे तैसे करके उसे पिलाती है। थोड़ी देर बाद काजल की हालत में सुधार आता है। तभी उसका पति और सास बाहर से घर आते हैं और बिखरा हुआ कमरा देखकर काजल से कहते हैं, क्या बहू, ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मौसी भोजी का बताएंगी, हम बताते हैं आपको। हमें लगता है इनको भी सांस न ले पाने वाली बीमारी है। इनकी हालत देखकर हमें यही लगा और शायद ये अपना सांस वाला पंप ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिला नहीं तो हम अंदाजे से इनकी बीमारी समझकर उसका घरेलू उपचार कर दिए और मेथी के दाने का पानी पिला दिए और देखिए ये इनको आराम भी हो गया। मेरी बेटी, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखा बहू, जिस लड़की को तू गांव का गवार बता रही थी, आज उसी गवार ने तेरी जान बचा ली। अगर किसी इंसान को कोई चीज नहीं आती या उसे उस माहौल के बारे में पता ना हो तो उसे उसके बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, बजाय उसे चिढ़ने से या उसकी इंसल्ट करने के। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज ना मीरा नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए कहते हैं लोग कि ना किसी को खुद से ना छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोग सही कह रहे हैं। मुझसे मीरा को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहर की होने के घमंड में इसके अच्छे स्वभाव को देख ही नहीं पाई। काजल इतना कहकर मीरा से उसकी जान बचाने का धन्यवाद करके उसे अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे अपनी ननद के रूप में दिल से स्वीकार भी कर लेती है। साथ ही धीरे धीरे उसके गांव की चाल चलन को बदलकर शहर के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।